जो हम लोग जमा हुए हैं ये बताना मेरे लिए बहुत जरूरी है कि हम लोग यहाँ किस लिए जमा हुए हैं। आज दीपावली की पूर्व संध्या है, कल दीपावली, आज छोटी दिवाली जिसे हम लोग कहते हैं। तो आप तमाम लोगों को दीपावली की भी ढेर सारी मुबारकबाद मेरी तरफ से। और दीपावली रोशनी का त्योहार है, प्रकाश की हम बातें करते हैं, हम दीप जलाते हैं, दिया जलाते हैं। तो ये कोशिश भी जिसके बारे में मैं अभी बताऊंगा आपको, दरअसल अगर मैं एक जुमले, एक लफ्ज, एक सेंटेंस में कहूं तो बस एक छोटी सी कोशिश है दिया जलाने की, दीप जलाने की। और ये दीप जलाने की कोशिश ऐसी कोशिश है कि अंधकार को हम दूर करें। और अगर हम उस अंधकार की बात करते हैं तो वो अंधकार हमारे अंदर दिलों में जो बैठा है उसको भी, और हमारे समाज के अंदर जो अंधकार फैला हुआ है उसको दूर करने की एक छोटी सी कोशिश है। और हम एक छोटी सी कोशिश जो है उसको पहले दिल्ली में तकरीबन 1 साल से हम लोग करते चले आ रहे हैं। खासकर समाज में जो संवाद की, बातचीत की कमी हो गई है, गुफ्तगू की कमी हो गई है कि हम कोई अपनी बात बगैर डरे हुए, आपसे खौफजदा हुए बगैर कोई ऐसी बात कहें, इस उम्मीद और भरोसे पर कि आपको मेरी बात बिल्कुल भी नागवार गुजरे, फिर भी आप उससे कबूल करेंगे, सुनेंगे, और कबूल न भी करेंगे तो कम से कम मुझे बोलने का हक जो है वो आप देंगे। यही एक कोशिश थी जिसकी वजह से हम लोगों ने दिल्ली में कुछ अपने दोस्तों के साथ शुरुआत की। हमारे जो एक्टिविस्ट कुछ दोस्त हैं, शबनम है और सईदा आपा हैं और बहुत सारे लोग हैं, जिनकी मदद से हम लोगों ने वहाँ एक जामिया कलेक्टिव के नाम से कोशिश की। उसके अलावा हम लोग द्वारका में बातचीत के नाम से कुछ अलग अलग दिल्ली के कई इलाकों में ये हम लोगों ने तकरीबन 1 साल से ये कोशिश की है। और इसका मकसद सिर्फ यही है कि बातचीत करने का जो मौका है, जो डेमोक्रेटिक स्पेस है, वो पिछले कुछ सालों में जैसे जैसे श्रिंक होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, तो हमें एक ऐसे प्लेटफॉर्म और एक ऐसे जगह की जरूरत है जहां पर मैंने ये कहा कि अपनी बात कह सके, आपको अपनी बात कहने का मौका दें। और जो लोग भी इस मुल्क के कानून में, इस मुल्क की आईन में, कॉन्स्टिट्यूशन में और संविधान में यकीन रखते हैं, डेमोक्रेसी में, प्लूरलिज्म में यकीन रखते हैं, वो सारे लोग इस प्लेटफॉर्म पे खैर मकदम है उनका। ये प्लेटफॉर्म दरअसल उन तमाम लोगों का है, उन तमाम सोच का है जो इस मुल्क की जो विरासत है, प्लूरलिज्म, डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज में यकीन करना, ये यकीन इस प्रोग्राम को जिंदा रखती है जो पिछले 1 साल से हम लोग दिल्ली में कर रहे हैं। और दूसरे शहरों में भी अब आवाजें उठ रही हैं और हम लोग वहां भी, मुंबई में आज ही मुझे शबनम का सुबह फोन आया तो पता ही चला कि मुंबई में भी ये कोशिश हो रही है। तो जब मैं छुट्टियों में और खासकर त्योहार में और ईद में घर आता था तो हमारे जो पटना के साथी हैं उन्होंने कहा कि आप दिल्ली में तो ये कोशिश कर रहे हैं, तो पटना वालों ने क्या गुनाह किया है कि इससे वो महरूम रहे। हमने कहा साहब ये बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए हम दिल्ली से आकर हमेशा कोई ऐसी शुरुआत करें ये मुमकिन नहीं है। जब तक यहाँ पर एक इलाकाई 5-10 लोगों की टीम इस चीज के लिए आगे नहीं बढ़ेगी तब तक ये मुमकिन नहीं है। तो मुझे बहुत खुशी है कि हमारे कुछ सीनियर दोस्त, हमारे कॉलेज के, स्कूल के दोस्त, महल्ले के दोस्त और बहुत सारे जो हमारे सरपरस्त लोग हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल ये कोशिश पटना में भी होनी चाहिए और आप थोड़ी सी हम लोगों को शुरुआती मदद करें और उसके बाद धीरे धीरे जब हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे तो इसको हम लोग खुद से चलाएंगे। उन्होंने कहा यही दरअसल मकसद भी है कि ये गुफ्तगू और बातचीत का सिलसिला हर शहर में हो, हर छोटी छोटी जगहों पे हो, जो गुफ्तगू टूट गई है समाज में उसको दोबारा से हम जोड़ सकें। इसी मकसद के तहत इतनी सारे जो लोगों ने कोशिश की है उसका नतीजा ये है कि आज यहाँ पर हम लोग जमा हुए हैं। तो जब कुछ लोग जमा हुए तो ये फैसला हुआ कि भाई उसे कोई एक शक्ल दे दी जाए। तो जैसा कि मैंने बताया कि दिल्ली में हम लोग जामिया कलेक्टिव और द्वारका बातचीत और अलग अलग पैनल पे काम करते हैं।
तो यहाँ के लिए लोगों ने एक मशवरा दिया कि पटना कलेक्टिव या बिहार कलेक्टिव के नाम से कुछ रखा जाए। तो चूंकि हमारे कुछ साथी ऑलरेडी पटना कलेक्टिव के नाम से कुछ यहाँ पर एक बैनर पे कुछ काम वो लोग कर रहे थे, तो उनके नाम को हम लोग इस्तेमाल करें ये बिल्कुल भी मोरली जायज नहीं था। तो हम लोगों ने इसको इज्तिमाई राय ये बनी कि बिहार कलेक्टिव के नाम से जो एक कोशिश है उसका नाम दे दिया जाए। और ये कोई रजिस्टर्ड बॉडी नहीं है, कुछ नहीं है, जैसा कि बताया ये पटना की या बिहार के जो कुछ इस तरह की सोच रखने वाले लोग हैं उनकी एक कोशिश का नाम हम लोगों ने बिहार कलेक्टिव दे दिया है। और ये बिहार कलेक्टिव हर उस शख्स का है, जैसा कि मैंने कहा, मैं खुद दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि जो हिंदुस्तान के आईन में, कॉन्स्टिट्यूशन में, संवाद में, बातचीत में और एक दूसरे पर जो समाज की बेसिक वैल्यूज हैं उसको बरकरार रखने की जो शख्स भी कोशिश करता है और जिसका यकीन इस बात में है, वो हर शख्स बिहार कलेक्टिव का हिस्सा है। ये जो प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है, जो नवैयत है कि एक सिंगल स्पीकर का प्रोग्राम होता है, उसमें कोई फूल माला, कोई फॉर्मल बुके देना और ये देना कतई नहीं होता है। ये सिर्फ बातचीत है, गुफ्तगू है, हम आपसे बातें करते हैं इसमें, इसीलिए वो सिर्फ सिंगल चेयर स्पीकर का होता है। स्पीकर 30, 40, 50 मिनट में अपनी बातें रखते हैं, जो भी हम टॉपिक तय करते हैं, और उसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला होता है और उसके बाद हम चाय पीते हैं। बस ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसके तहत हम लोग ये प्रोग्राम करते हैं। इंशाअल्लाह पटना में भी इसी रिवायत को हम लोग बरकरार रखेंगे, इसीलिए वहां पर एक चेयर रखी गई है जो स्पीकर साहब हैं। अब बात आज के टॉपिक और आज के स्पीकर की। सबसे पहली खुशी की बात यह है, दुबे जी आपके लिए बताऊं, कि जब ये प्रोग्राम फाइनल शक्ल दे दी गई कि साहब प्रोग्राम होना है, तो स्पीकर कौन होगा इस पर मुत्तफिका राय से यानी यूनैनिमसली लोगों ने ये कहा कि साहब अभय कुमार दुबे जी को हम लोग पहले स्पीकर की हैसियत से करते हैं। उसमें मेरा कोई दखल नहीं था, बस मेरे लिए आसानी हो गई कि हमारे बड़े भाई और दोस्त होने के नाते मैं दावा करके उन्हें बुला सकता था। और कल दिवाली है, आज छोटी दिवाली है, और ऐसे मौके पर वो अपना घर छोड़ के यहाँ आए, इसके लिए हमें उनका दोबारा शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये दिल्ली से आज आए हैं। लेकिन जैसा कि मैंने अर्ज किया कि ये दीप और दिया जलाने की कोशिश है, तो जो दिया आप अपने घर में दिल्ली में जलाएंगे, गाजियाबाद में आप रहते हैं वहां जलाएंगे, तो वो एक छोटा सा दिया आप यहाँ पटना में भी आज जला रहे हैं इस कोशिश से। ये दुनिया जिस तरीके से आतंकवाद की शिकार है अलग अलग हिस्सों में और अलग अलग तरह के आतंकवाद से, जर्नलिज्म भी अगर वो गैर जिम्मेदाराना है, उसमें सच्चाई नहीं है, उसमें समाज के गरीबों की, कमजोरों की वकालत नहीं है, तो वो भी एक तरह की टेररिज्म है। इन्होंने 6 वॉल्यूम पर आधारित इंसाइक्लोपीडिया जो बनाई, जिसको एडिट किया, जो ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंस के बच्चों के लिए हिंदी में इंसाइक्लोपीडिया तैयार किया, वो मुझे लगता है कि अभय कुमार दुबे का तमाम काम अगर एक तरफ कर दिया जाए तो सिर्फ उनके एक इस काम के लिए उनको याद किया जाना चाहिए। और आखिरी में हर शाम आप उनको टीवी पर ज़रूर देखते होंगे। तो लोग सुनते हैं लोगों को लेकिन पहचानते नहीं हैं। लेकिन अभय कुमार दुबे जी की शख्सियत ऐसी है कि लोग न सिर्फ उनको जानते हैं और पढ़ते हैं, उनको टीवी के ज़रिए हिंदुस्तान के हर घर में वो अपनी बेबाक राय की वजह से हर शाम आप इनको सुन सकते हैं, आप देखते हैं कि वो क्या बातें करते हैं। तो इस छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ और एक दफ़ा फिर इस शुक्रिया के साथ कि इतनी बड़ी तादाद में आप लोग आए, दिवाली का दिन है और जाहिर है कि ये पहला प्रोग्राम है, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इसकी पब्लिसिटी के लिए भी मेहनत नहीं की, जितना हो सका वो किया। तो अभय कुमार दुबे जी, बहुत अदब के साथ मैं आपको गुजारिश करूंगा कि आप आएँ, अपनी जगह संभालें, और पैटर्न वही होगा, स्पीकर साहब हमारे 30, 40, 50 मिनट बातें करेंगे, उसके बाद सवाल जवाब। इकबाल साहब ने बहुत अच्छी भूमिका बांधी और मैं उनका शुक्रगुजार हूं, और ख़ास तौर से ये जो गुफ्तगू का विचार है, मैं इस विचार का भी बहुत शुक्रगुजार हूं, क्योंकि जैसा कि इकबाल साहब ने अभी आपके सामने कहा कि हमारे समाज में गुफ्तगू होना धीरे धीरे बंद होती जा रही है। अगर हम विचारों की दुनिया में रहना चाहते हैं, अगर हम लाइफ ऑफ माइंड गुजारना चाहते हैं, तो हमें न केवल किताबें पढ़नी होंगी, न केवल गंभीर पत्रकारिता करनी होगी, बल्कि हमें
आपस में गंभीर विचार विमर्श या गुफ्तगू जारी रखनी होगी। समस्या ये है कि इस काम को जिन लोगों की तरफ से और जिस इदारे की तरफ से उछाल मिलना चाहिए, उसी तरफ से इस तमाम सिलसिले को ठंडा करने की कोशिशें हो रही हैं। इसकी मैं कुछ मिसालें आपके सामने रखूंगा ताकि बातचीत की शुरुआत हो सके। हम सब लोगों को पता है कि पिछले दिनों भारतीय फौज ने LOC के पार जाकर पाकिस्तान की तरफ जो कुछ आतंकवादियों के जो लॉन्चिंग पैड बने हुए थे उनके ऊपर एक सर्जिकल स्ट्राइक की। बहुत तफसील में न जाते हुए मैं सिर्फ आपका ध्यान इस तरफ खींचूंगा कि मीडिया ने इस सर्जिकल स्ट्राइक को कैसे कवर किया। सरकार का क्या कहना है और दूसरी राजनीतिक दलों का क्या कहना है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर मेरा विषय मीडिया है और हम लोग उसी के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित रखेंगे और मैं चाहूँगा कि हम लोगों के बीच में जो बातचीत हो वो भी वहीं पर केंद्रित हो ताकि हम लोग फालतू किस्म के विवादों से बचते रहें। भारत के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने सर्जिकल स्ट्राइक के बाद ऐलान किया कि पिछले 25 साल में भारतीय सेना ने ये पहली सर्जिकल स्ट्राइक की है। लेकिन इस ऐलान के कुछ ही दिन बाद हिंदू अखबार के एक स्पेशल करस्पॉन्डेंट ने, जो कि एक महिला है, उसने एक खबर छापी कि जब यूपीए सरकार थी, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार थी, उस वक्त भी एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी जो इस सर्जिकल स्ट्राइक के मुकाबले कहीं ज़्यादा गंभीर और बड़ी थी, जिसमें भारतीय सेना की टुकड़ियां, छापामार टुकड़ियां अंदर गईं और उन्होंने पाकिस्तानी सेना के फौजियों के सिर तक वो काट के लाईं, क्योंकि पाकिस्तानी सेना ने भारतीय फौजियों के सिर काटे, एक फौजी का सिर काटा था, तो उसके बदले में ऐसा किया गया। और उस सर्जिकल स्ट्राइक को जिस जनरल ने इसकी योजना बनाई थी उसने भी टीवी पर आकर मान लिया कि हाँ मैंने ये योजना बनाई थी। और इस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद में इसकी पूरी रपट हमने अपने इंचार्ज को दी और उस इंचार्ज ने और भी आके उस वक्त जनरल VK सिंह, भारत के थल सेना अध्यक्ष थे, उनको ये रपट दी। अब ये ऊपर के अफसरों का और भारत के रक्षा मंत्री का निर्णय था कि उन्होंने उस खबर को सार्वजनिक नहीं किया। जैसे ही हिंदू की यह खबर आई, भारत सरकार की तरफ से इसका कोई खंडन नहीं किया गया, रक्षा मंत्रालय की तरफ से इसका कोई खंडन नहीं किया गया। तो मैं तो लगातार अखबारों में देखता रहा कि अब हिंदू में छपी हुई इस खबर का, जो कि अपने आप में एक सही खबर है, जिसका अभी तक कोई खंडन भी नहीं किया गया है, और रक्षा मंत्री के बयान के बीच में जो अंतर्विरोध है, इस अंतर्विरोध के ऊपर कोई ना कोई बात सामने आनी चाहिए, टीवी पे सामने आनी चाहिए। शाम को टीवी में भी नहीं दिखाई पड़ा, अखबारों में भी उस पर कुछ नहीं छपा, और उसके बावजूद भी हमारे बहादुर और पराक्रमी रक्षा मंत्री लगातार दावा करते रहे वही जो उन्होंने हिंदू की खबर से पहले किया था। यह पहली सर्जिकल स्ट्राइक है, पिछले 25 साल में ऐसी कभी भी नहीं हुई। और किसी भी पत्रकार ने, किसी भी मीडिया कर्मी ने, किसी अखबार ने, किसी टीवी चैनल ने, किसी ने भी, यहां तक कि मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पे शायद हुआ हो तो हुआ हो, लेकिन किसी ने भी ये सवालिया निशान नहीं लगाया कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। इन दो, एक दावा है रक्षा मंत्री का और एक हकीकत है। इस दावे और हकीकत के बीच में ये जो विरोध है, इस विरोध को कैसे समझा जाए। इसी तरह के अंतर विरोधों को समझने और समझाने का जिम्मा मीडिया का है, वरना मीडिया है किस लिए। मीडिया का काम रोशनी डालना है, हर चीज जहां अंधेरा है वहां जाकर ढूंढ कर उसकी रोशनी डालना है, जहां पर उलझने हैं उनको दिखाना है, बड़ा करके दिखाना है, ताकि उन उलझनों को कैसे हल किया जाए इसका रास्ता खोजा जा सके। यही काम मीडिया का है, लेकिन मीडिया ने इस मुद्दे पर यह काम नहीं किया। इस सवाल के ऊपर भारत और पाकिस्तान के बीच में जो भी कूटनीति चल रही है, उस कूटनीति के बारे में अगर आप मीडिया का रवैया देखें तो आपको यह देख के भी ताज्जुब होगा
ये रवैया कुछ ऐसा ही है कि हम जीत गए। हालत ये है कि हम जीतेंगे और ये मान के चलते हैं कि दूसरी टीम मैदान में खेल ही नहीं रही है। जैसे कि मैदान में केवल एक ही टीम हो, एक ही टीम खेल रही हो, दूसरी टीम ही ना हो। ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो क्रिकेट का कूटनीति का मैच चल रहा है आजकल, इसका भी हाल बिल्कुल यही है। और कम से कम मीडिया के मैदान में तो यही हाल है कि एक ही टीम खेल रही है, ऐसे कि पाकिस्तान खेल ही न रहा हो, और लगातार अपनी पीठ थपथपाना, लगातार अपने आप को बधाइयां देना कि हम जीत गए, हमने उन्हें अलगाव में डाल दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने ब्रिक्स में भी ये कर दिया, और किसी किस्म का सवालिया निशान न लगाना। सरकार जो थमाती है हमें, जो विश्लेषण या हकीकत का जो पहलू जो हमें थमाती है, मीडिया को थमाती है, मीडिया उस पर आंख बंद करके यकीन कर लेता है। और उसका जो अपना आलोचनात्मक विवेक है, जिस विवेक के जरिए, जिस विवेक के बिना आप किसी चीज की समीक्षा नहीं कर सकते, किसी चीज में नीर शीर विवेक नहीं कर सकते, दूध का दूध और पानी का पानी नहीं कर सकते, वो आलोचनात्मक विवेक कम से कम इस सर्जिकल स्ट्राइक वाली घटना के बाद में ऐसा मुझे लगता है कि मीडिया ने उठाकर ताक पर रख दिया है। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं, सर्जिकल स्ट्राइक छोड़ दीजिए, मुझे ये देख के बहुत हैरत होती है कि मीडिया में कहीं भी, ना मीडिया में ना ही प्रिंट मीडिया में, कहीं भी ये सवाल उठाया जा रहा है कि एक पार्टी जो पिछले 4.5 साल से 22 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, तो 4.5 साल पहले बहुत बहुमत के साथ सामने आई थी, उस पार्टी का शीर्षतम नेतृत्व, उससे बड़े नेता है नहीं वहां पर, शीर्षतम नेतृत्व एक दूसरे को किन किन नामों से पुकार रहा है। तो कोई नहीं ये पूछ रहा है समाजवादी पार्टी से कि अब आपको उत्तर प्रदेश की जनता से वोट मांगने का नैतिक हक कैसे रह जाता है। और पता नहीं मीडिया कौन कौन से सवाल पूछ रहा है, लेकिन असली सवाल नहीं पूछ रहा है। अब आप देखिए, पिछले 3-3.5 महीने से कश्मीर के जो हालात हैं, उन कश्मीर के हालात पर आप, भारतीय मीडिया ने जिस तरह से उन हालात को जनता के सामने पेश किया है, खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, मैं उसकी तरफ आपका ध्यान खींचूंगा। कश्मीर के हालात को जो इस तरीके से बताया जा रहा है कि कश्मीर की जनता का, कश्मीर की जो घाटी की मुसलमान जनता का बड़े पैमाने पर तालिबानीकरण हुआ है। दूसरी बात लोगों को यह समझाई जा रही है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, जो कि आजादी का नारा लगाती है, जिसको मीडिया अलगाववादी संगठन कहता है, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का जो वहां पे आंदोलन चल रहा है उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं है, और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता तकरीबन बिल्कुल बेकार हो चुके हैं, और महबूबा मुफ्ती के शब्दों में वे चूचू का मुरब्बा हो गए हैं। साथ में मीडिया यह भी बता रहा है कि गड़बड़ करने वाले, यानी पत्थर फेंकने वाले या आंदोलन करने वाले की संख्या केवल 5% है, 95% लोग उनके पक्ष में नहीं है। इसलिए साफ तौर पे उन 5% लोगों के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, और 500-500 रुपए देकर वो पत्थर फेंकवाए जा रहे हैं। कश्मीर के लोगों से बातचीत करने पे मुझे पता चला कि कश्मीरी मुसलमान महिलाएं देश के अन्य मुसलमान समुदायों की महिलाओं के मुकाबले कहीं अधिक शिक्षित हैं, कहीं अधिक घर की दहलीज से बाहर वो निकलती हैं। तो तालिबानीकरण का पूरा आरोप बिल्कुल झूठा साबित हुआ। उसके बाद जो 5% बनाम 95% का मामला है, वो तो पूरी तरीके से झूठा साबित हुआ। अगर 5% मान लिया जाए तो कश्मीर की आबादी के लिहाज से 5% लोग तो 4 लाख हो जाते हैं। अगर 4 लाख लोग किसी समाज, किसी प्रदेश के अंदर पत्थर फेंक रहे हैं या आंदोलन कर रहे हैं, तो वो तो बहुत बड़ा आंदोलन अपने आप में है, वो अपने आप में एक जनता का आंदोलन है। तो जिस तरीके से मीडिया में चीजें बनाई जा रही हैं, जिस तरीके से पूरी बातें, सब बातें पेश की जा रही हैं, इसमें न केवल आज के मीडिया ने अपना आलोचनात्मक विवेक ताक पर उठाकर रख दिया है, बल्कि जानबूझकर लोगों के सामने गलत तस्वीर पेश की जा रही है। मैं भी खुद हैरान हूं कि आखिरकार इस हद तक मीडिया के गिरने का कारण क्या है। मुझे देख के बड़ी हैरत होती है कि एनडीटीवी जैसा चैनल अपनी स्क्रीन पर लिखता है कि कुछ विषयों पर बहस करने से राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है, इसलिए हम
ऐसे विषयों के ऊपर कोई चर्चा नहीं करेंगे। एबीपी चैनल, उसने तो बहस वाले जितने अपने स्तंभ थे, कार्यक्रम थे, वही बंद कर दिए। अब वो लोग केवल पैकेज चलाते हैं, बहस ही नहीं करेंगे ताकि लोगों तक किसी किस्म की बात पहुंचे ही ना। उसके बाद जो दूसरे कई चैनल हैं, उनकी स्थिति यह है कि वो दिन रात अपने आप को बधाई देना, जिसका हमने पहले जिक्र किया, उसकी स्थिति है। उसमें से एक चैनल ने अपने प्राइम टाइम का नाम रख दिया है सुपर प्राइम टाइम, और दूसरा चैनल तो अपने कार्यक्रम का नाम ही उसने रख छोड़ा है ताल ठोक के, और उससे भी तसल्ली नहीं हुई तो उसका नाम रख दिया ताल ठोक के एक्स्ट्रा स्ट्रांग। तो ये सब जो मीडिया में एक तरह का फूहड़पन, एक भदेस किस्म का मजाक, डींगे मारना, अपनी पीठ खुद ठोकना, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, तथ्यों के प्रति वफादारी ना होना, गलत तस्वीर पेश करना, किसी भी किस्म के विश्लेषण की, विचार की, आलोचना की, शक की, संदेह की कोई गुंजाइश न छोड़ना, हर चीज को एक बने बनाए सांचे में फिट करने की कोशिश करना, और फिर हर एक से पूछना आप इसके पक्ष में है कि विपक्ष में, हाँ या नाम जवाब दीजिए। ये जो पूरा माहौल बन गया है, इस माहौल के पीछे क्या है? फिर आखिरकार ऐसे मीडिया का जो इतनी समृद्ध परंपराओं को लेकर चला है और इतनी समृद्ध परंपराओं के बीच में पनपा है, ऐसे मीडिया का इतना बुरा हाल कैसे हुआ? जब मैंने इसके ऊपर गंभीरता से गौर किया उसके बाद में, और जरा थोड़ा सा मीडिया का इतिहास भी पढ़ा और उसके हालिया इतिहास के ऊपर नजर डाली, तब मुझे लगा कि ये मसला केवल ये नहीं है कि ये मीडिया जो है इस वक्त की आज की सरकार के दबाव में आ गया है। मीडिया पहले भी सरकारों के दबाव में आता रहा है, ऐसी बात नहीं है। आपको याद होगा कि इमरजेंसी के दौरान जब इंदिरा गांधी ने 26 जून 1975 को इमरजेंसी लगाई, तो कुछ अखबारों ने उसका विरोध किया था। तब टीवी और वगैरह तो ऐसा होता नहीं था, और रेडियो पूरी तरीके से सरकार के हाथ में था। कुछ अखबारों ने विरोध किया, लेकिन आमतौर पर मीडिया ने बाद में सरकार की सेंसरशिप को स्वीकार कर लिया था। लेकिन फिर भी वो वक्त भी ऐसा नहीं, तब भी मीडिया के अंदर कुछ कुलबुलाहट थी, पत्रकारों में कुछ बेचैनी पाई जाती थी। आप उससे निजी तौर पे अगर बातचीत करें तो वो कहते थे पत्रकार लोग कि भाई मजबूरी है, हमारा अखबार ही बंद कर दिया जाएगा, हमको जेल में डाल दिया जाएगा, हम तो किसी काम के नहीं रह जाएंगे। आज की स्थिति वैसी नहीं है। आज ऐसा लगता है कि पत्रकार लोग और मीडिया के मालिकान और बड़े बड़े संपादक ये सब काम मजबूरी में नहीं कर रहे हैं। उन्होंने जो अपना आलोचनात्मक विवेक छोड़ा है, मेरा मानना यह है कि उन्होंने जानबूझकर छोड़ा है। मेरा मानना यह है कि उन्होंने जो सरकार और हुक्मरानों द्वारा दिए गए तबसरे को सच्चाई और हकीकत मानकर जो अपना लिया है, इसके पीछे ऐसा नहीं है कि उन्होंने डर के मारे ऐसा किया हो, किसी कानून के डर में ऐसा किया हो, या किसी और नुकसान की वजह से ऐसा किया हो। मेरा मानना यह है कि उन्होंने जानबूझकर किया है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज का मीडिया 1975 के मीडिया की तरह कोई कमजोर मीडिया नहीं है। आज हिंदुस्तान का मीडिया बहुत ही ताकतवर मीडिया है। जरा मैं इसकी ताकत का एक मुजाहरा आपके सामने पेश करता हूं। आज हिंदुस्तान में करीब 82,000 अखबार और रिसाले निकलते हैं, देश की सभी भाषाओं में 82,000 अखबार, छोटी मोटी पत्रिकाएं और रिसाले निकलते हैं। 2,500 से ज्यादा FM रेडियो स्टेशन हैं, जिन आजकल तो राजनीतिक प्रचार भी तमाम FM रेडियो स्टेशन पर होने लगा है। 300 से ज्यादा न्यूज चैनल्स हैं, और ये सब लोग, ये सारे मीडिया का ये सारा सरंजाम मिलकर हर साल 38,000 करोड़ रुपए का धंधा करता है, व्यवसाय करता है। यानी ये व्यवसाय 8 अरब डॉलर के बराबर है। उत्तरोत्तर ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती चली जा रही है,
और आगे आने वाले 30 साल में और भी ज्यादा बढ़ेगी, जो किसी न किसी रूप में मीडिया द्वारा दी गई राय को ग्रहण करेंगे, उसके ऊपर गौर करेंगे, उसके ऊपर प्रतिक्रिया करेंगे और उसके जरिए अपनी ओपिनियन और अपनी राय बनाएंगे। इतने शक्तिशाली मीडिया को कोई कानून बनाकर और धमकाकर अपने बस में नहीं कर सकता। यह मीडिया तो तभी बस में होगा जब वो खुद बस में होना चाहे। इसलिए इस पहलू पर गौर करने की जरूरत है कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। मीडिया एक ऐसा व्यवसाय है जो कैपिटल इंटेंसिव है, पूंजी सघन है, और जैसे जैसे प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है, प्रौद्योगिकी और आगे बढ़ी है, वैसे ही मीडिया कैपिटल इंटेंसिव और टेक्नोलॉजी इंटेंसिव होता चला गया है। आज स्थिति यह है कि दैनिक अखबार निकालना व्यंग में कहा जाता है कि सफेद हाथी बांधने के बराबर है, इसका पेट आप कभी भर ही नहीं सकते, और बहुत बाद में वो मुनाफा देना शुरू करता है, उसका गेस्टेशन पीरियड बहुत होता है। जिसके पास बहुत बड़े पैमाने पर पैसा है और वो उस पैसे को खोने के लिए भी तैयार है, वही दैनिक अखबार निकाल सकता है राष्ट्रीय स्तर का। छोटे जिला स्तर की बात नहीं कह रहा हूं मैं, वैसे अखबार तो टिकते ही नहीं। अगर आपको एक टीवी चैनल खोलना है तो कम से कम रकम है 500 करोड़ रुपए। यानी जब तक आपके पास पैसा बर्बाद करने के लिए ना हो, यानी जब तक आपके पास ऐसा पैसा ना हो जिसके खत्म हो जाने पर या जिसके गवा देने से आपको कोई खास अफसोस ना हो, आप मीडिया के धंधे में कदम नहीं रखेंगे। इस वक्त देश में मीडिया स्वामित्व 5 तरह के लोगों के हाथ में है। उसमें एक श्रेणी है नेताओं की और राजनीतिक दलों की। बहुत कम लोगों को यह बात मालूम है कि देश के बहुत सारे टीवी चैनल और अखबारों की दरअसल असली मालिक या तो राजनीतिक नेता हैं या पॉलिटिकल पार्टियां हैं, और जहां पर टीवी चैनलों और अखबारों का सीधा मालिकाना राजनीतिक दलों के पास नहीं है, वहां पर राजनीतिक दलों ने जो केबल टीवी नेटवर्क है और डीटीसी नेटवर्क है उसके ऊपर कब्जा कर लिया है, ताकि वो ये तय कर सकें कि आखिरकार कौन सा चैनल जाएगा जनता के पास और कौन सा चैनल जनता के पास नहीं जाएगा। मतलब मीडिया के ऊपर कब्जा करने की जबरदस्त होड़ आपको राजनीतिक दलों में मिलती है और वो पूरी तरीके से कामयाब हैं। ये बात बहुत ताज्जुब की है कि इस मसले पर सार्वजनिक रूप से कभी गौर नहीं किया जाता। पहले के जमाने में क्या होता था, भाई कांग्रेस का अखबार निकालती थी नेशनल हेराल्ड और नवजीवन, वो भी घाटे में चलता था, उसको कोई पढ़ता नहीं था। भारतीय जनसंघ भी कुछ अखबार वगैरह निकाला करता था, राष्ट्र धर्म या 5 जन वगैरह, तो उनकी पार्टी के जो कार्यकर्ता लोग थे वही लोग पढ़ते थे। कम्युनिस्ट पार्टियां भी लोक लहर और तमाम पीपुल्स डेमोक्रेसी वगैरह निकालती थी, तो उनकी पार्टियों के मुखपत्र हुआ करते थे। लेकिन बाकायदा पॉपुलर मीडिया के ऊपर इतने बड़े पैमाने पर राजनीतिक दलों का पूंजी के जरिए कब्जा एक बिल्कुल नई परिघटना है जो कि लोगों की आंखों से बिल्कुल बाहर है। दो और दूसरे तरह के श्रेणियां हैं। एक तो रियल एस्टेट में यानी जमीन जायदाद का धंधा करने वाले भवन निर्माता, वो लोग मीडिया की दुनिया में हैं, जैसे आज समाज, न्यूज़ एक्स वगैरह, ये सब बहुत बड़े बड़े रियल एस्टेट का काम करने वाले लोग इसके मालिक हैं। उसके बाद चिटफंड कंपनियों के मालिक मीडिया के, जैसे सहारा वाले हैं, इनके तमाम चैनल अखबार वगैरह, ये लोग मीडिया के मालिक हैं। मनी मार्केट की कंपनियां जो हैं ये मीडिया की मालिक हैं। इसके बाद इन सबसे ऊपर नंबर आता है जो बड़ी कारपोरेट पूंजी है इस देश की, वो मीडिया के मालिकाने में उसका एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है, बहुत ही प्रभावी हिस्सा है। आज की स्थिति क्या है कि आज देश में मीडिया के सबसे बड़े मालिक, अगर किसी एक व्यक्ति का नाम लिया जाए तो उसका नाम है मुकेश अंबानी। ये जो 5 श्रेणियां मैंने आपको बताई, राजनीतिक नेता, रियल एस्टेट के व्यवसायी, चिटफंड वाले, मनी मार्केट की कंपनियां और बड़ी कारपोरेट पूंजी, हिंदुस्तान का पूरा मीडिया इन 5 श्रेणियों की बीच में है। मीडिया के इस गोरख धंधे की एक और बहुत अजीब सी बात है कि अगर आप किसी भी एक दो को छोड़कर किसी भी न्यूज़ चैनल की इकोनॉमी को, उसकी अर्थव्यवस्था पर नजर को खोजने की कोशिश करेंगे
पता लगाने की कोशिश, तो आप पाएंगे कि वो बहुत ज़्यादा मुनाफे में नहीं चल रहा। आखिरकार एक ऐसा व्यवसाय जो स्पष्ट रूप से फायदे का सौदा नहीं है, उसको चलाया जा रहा है, उसके अंदर बड़े पैमाने पर पैसा पंप किया जा रहा है। तो ये चीज एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाती है। दोस्तों, थोड़ा बहुत जो मैंने दिमाग खपाया है उससे मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि इस वक्त कम से कम पिछले 6 महीने से, इससे पहले भी इस तरह की प्रवृत्तियां पाई जाती थी, लेकिन शायद तब हम उनको देख पाने में इतने समर्थ नहीं थे। मीडिया ने खुद आगे बढ़कर अपनी मर्जी से, बिना किसी विशेष दबाव, थोड़ा बहुत दबाव होगा लेकिन बिना किसी विशेष दबाव के, ये स्वीकार कर लिया है कि वो भारतीय लोकतंत्र को हार्ड स्टेट में बदलना चाहता है, एक कठोर राज्य में बदलना चाहता है, एक उदार राज्य में नहीं, हार्ड स्टेट में बदलना चाहता है। वो एक ऐसे राज्य में बदलना चाहता है जिसकी प्रवृत्तियां फौजीकरण की होंगी, एक ऐसे राज्य में बदलना चाहता है जो कि मिलिटराइज्ड होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि इस देश में फौज की हुकूमत हो जाएगी, इसका मतलब ये नहीं। इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे इस तरह का प्रचार किया जाएगा, इस तरह की दलीलें दी जाएंगी और ये बात लोगों के गले पूरी तरीके से उतार दी जाएगी कि लोकतंत्र के केंद्र में नागरिक की हस्ती नहीं बल्कि एक फौजी जवान की हस्ती होती है। जबकि हम जो पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं, हम ये मान के चलते हैं, हमें यही पढ़ाया गया है, यही हमने पढ़ा है और यही हमने देखा भी है सारी अपने तजुर्बे से, भारतीय लोकतंत्र के अध्ययन करने से और दुनिया के दूसरे लोकतंत्रों का अध्ययन करने से हमने ये देखा है कि लोकतंत्र के केंद्र में नागरिक की हस्ती होती है और वो नागरिक ही क्लर्क की भी नुमाइंदगी करता है, वो नागरिक पत्रकार की भी नुमाइंदगी करता है और वो नागरिक पूंजीपति की नुमाइंदगी करता है, मजदूर की भी करता है, किसान की भी करता है और फौजी जवान की भी करता है। फौजी जवान रिटायर होकर वही नागरिक बन जाता है। यह भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि हम लोगों को समझाया जा रहा है कि लोकतंत्र के केंद्र में सोल्जर है, सिटीजन नहीं। हार्ड स्टेट बनाना, एक ऐसा लोकतंत्र बनाना इसके केंद्र में फौजी हो और एक मेजॉरिटेरियन स्टेट बनाना, एक बहुसंख्यकवादी राज्य बनाना, इस बात को भी थोड़ा समझने की जरूरत है। हर लोकतंत्र अल्पमत बहुमत से बनता है, मेजॉरिटी माइनॉरिटी से बनता है, लेकिन वो जो मेजॉरिटी माइनॉरिटी जो है वो बनती बिगड़ती रहती है। जो मेजॉरिटी है वो कुछ दिनों बाद माइनॉरिटी बन जाती है, जो माइनॉरिटी है वो मेजॉरिटी बन जाती है चुनाव जीतकर। वो बनती अस्थाई है, वो स्थायी नहीं है। इसी मेजॉरिटी को जब स्थायी बनाने की कोशिश की जाती है तब मेजॉरिटेरियनिज्म का, बहुसंख्यकवाद का जन्म होता है। और मेजॉरिटेरियनिज्म तभी लाया जा सकता है जबकि मेजॉरिटी का जो आधारभूत सिद्धांत है, जो बुनियादी उसूल है, उस बुनियादी उसूल को एस्क्रिप्टिव कर दिया जाए, यानी उसको जन्मना कर दिया जाए। आप किसी खास जाति में जन्मे हैं तो आपकी मेजॉरिटी है, आप किसी धर्म में जन्मे हैं तो आपकी मेजॉरिटी है, आप किसी धर्म में जन्मे हैं तो आप स्थायी रूप से माइनॉरिटी हैं, आप किसी धर्म में जन्मे हैं तो आप स्थायी रूप से मेजॉरिटी हैं। जब ये इस तरह के तर्क दिए जाने लगते हैं तब जो मेजॉरिटी प्रिंसिपल है वो मेजॉरिटेरियन प्रिंसिपल में बदल जाता है। तो मैं ये मानता हूं कि आज का मीडिया इस एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट में भागीदारी कर रहा है आगे बढ़कर अपनी मर्जी से, कि इस हिंदुस्तान को कैसे हार्ड स्टेट बनाया जाए, उदारतावादी परंपराओं का, बहुलवादी परंपराओं का राज्य न बनाकर एक हार्ड स्टेट बनाया जाए, किस तरीके से इसे एक मिलिटराइज्ड स्टेट बनाया जाए जिसमें कहने के लिए शासन सिविलियंस का हो, नागरिकों का हो, लेकिन दरअसल जिसमें फौज से संबंधित किसी भी बात को सवालिया निशान लगाने की इजाजत ना हो और उसे एक मेजॉरिटेरियन, एक बहुसंख्यक राज्य बनाया जाए। तो मित्रों, और खास बात यह है कि जब मैं मीडिया के बारे में यह कह रहा हूं तो इसका मतलब यह नहीं है कि 100% मीडिया ऐसा कर रहा है। इसमें भी बड़ी पेचीदगी है।
एक ही मालिक के अंदर चलने वाले 4 तरह के मीडिया का व्यवहार 4 तरह का है। तो मीडिया में ये सब चीज़ें भी आपको दिखाई पड़ेंगी। ये सब चीज़ें भ्रमित करती हैं, बात समझ में आती नहीं, लेकिन इसका जो प्रधान स्वर है, जो इसकी जो मुख्य धार है, वो हार्ड स्टेट, मिलिटराइज स्टेट और मेजोरिटेरियन स्टेट को इस देश को ले जाने में है। तो मेरी समझ में अभी तक इतना ही आया है और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। और अब मैं चाहता हूँ कि गुफ्तगू की शुरुआत हो, एक तरफा बयान केवल न दिए जाए। ये मेरी फीलिंग्स है कि मीडिया अब हिंदू और मुसलमान के बीच में जैसे मोदी जी बांट रहे हैं, अब ये भी वही काम कर रहा है। क्या किया जाए और कैसे किया जाए, क्योंकि मैं 49 साल से पत्रकारिता में हूँ, इसको कैसे रोका जा सकता है, इस पर कुछ रोशनी है। ये तो पत्रकारों की कुछ आत्मा और उनका विवेक कुछ जागे और कुछ जो मीडिया के मालिकान हैं वो अपने रवैये में कुछ तब्दीली करें, तभी हो सकता है। तो मेरा तो मानना यह है कि लगातार इसी दिशा में मीडिया बढ़ता चला जाएगा। एक और शक्ति है जो उसको रोक सकती है, और वो है आम जनता की शक्ति। वो उसके ऊपर मेरा थोड़ा भरोसा है। बहुत देर इंतजार नहीं करना पड़ेगा जब उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनाव नतीजे आएंगे। कुछ बिहार के चुनाव नतीजों ने बताया था हमें इस बात को, कुछ दिल्ली के चुनाव नतीजों ने हमें इस बात को बताया था। अब इस बात का आखिरी तौर पर पता हमें मार्च के पहले हफ्ते में लगेगा। तब तक हमें इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि मीडिया के मालिकों को तो हम बदल नहीं सकते, पत्रकारों को दोबारा प्रशिक्षित नहीं कर सकते। उनका जो इरादा है वो चलता ही रहेगा इस तरीके से। अब तो देश की जनता ही तय करेगी कि मीडिया उसके सामने जो परोस रहा है वो झूठ है या सच है। आपका नाम सुन करके मैं यहाँ आया और अच्छी बात हुई है, आपने जवाब भी अपने से दिया कि जो संचार के लोग हैं, संचार कंपनियां हैं, वो मीडिया कंपनियों को ऑब्जर्व कर रही है, निगल रही है। इसलिए इस पर रोक कैसे लगेगी? ये संचार कंपनी और मीडिया कंपनी, संचार कंपनी जैसे आपने मुकेश अंबानी का नाम लिया, उसने फिर मीडिया कंपनी खोल दिया, इस पर क्या अंतर है और ये कैसे दूर होगा? मेरे समझ में थोड़ी बात। धन्यवाद। मैं ये जानना चाहता हूँ सर, तो जो ज्ञान की ताकत है उसमें कौन लोग है इस भारतीय समाज का? इस भारतीय समाज का जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, हजारों साल का जो ब्राह्मणवाद है इस देश में, जो एक व्यवस्था है, तो ज्ञान पर तो वही लोग बैठे हुए हैं। पूरे ज्ञान की सत्ता ब्राह्मणों के हाथ में है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के हाथ में है। तो अगर वो ताकतवर है तो गड़बड़ी कहाँ हो रही है? वहीं से गड़बड़ी हो रही है, उसी परंपरा में गड़बड़ी है। और अगर हम ब्राह्मणवादी व्यवस्था पर बात करें, जो ज्ञान है, ज्ञान और धन का संयोग है मीडिया, मेरा जैसा समझ है, तो हम ज्ञान का जो पूरा स्ट्रक्चर है उस पर बात करना चाहते हैं। मैं इसके बारे में कहना चाहूँगा कि जिस चीज़ को संतोष जी ज्ञान कह रहे हैं वो ज्ञान नहीं है, बल्कि सूचना है, वो इन्फॉर्मेशन है, वो नॉलेज नहीं है। इन्फॉर्मेशन और नॉलेज में फ़र्क है। आज के युग को हम लोग एज ऑफ इन्फॉर्मेशन कहते हैं। इंटरनेट की वजह से और दूसरी तमाम वजहों से और दुनिया में जो संचार क्रांति हुई है उसकी वजह से जो युग हमारे सामने आया है वो युग ज्ञान का नहीं है, बल्कि सूचनाओं का है। जब सूचनाओं को हम किसी विशेष परिप्रेक्ष्य में, किसी खास पर्सपेक्टिव में प्रोसेस करते हैं, संसाधित करते हैं, तब फिर वो ज्ञान बनती हैं। और अगर इसको हम ब्राह्मणवाद वर्सेस ब्राह्मणवाद बनाम बाकी समाज, ब्राह्मणवाद, दलितवाद, इस अगर द्विभाजन में रख के देखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि बात पूरी तरीके से समझ में आएगी। क्योंकि इस जो इन्फॉर्मेशन का गलट है जो कि मीडिया के जरिए दिया जा रहा है, चाहे वो मुकेश अंबानी द्वारा हमारे ऊपर थोपा जा रहा हो या किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा थोपा जा रहा हो, ये दरअसल सूचनाओं का अंबार है। और सूचनाओं के इसी अंबार के कारण ही मीडिया का आकार भी बहुत तेजी के साथ बढ़ता है। इससे एक मानवीय समाज की एक नई प्रवृत्ति हम लोगों के सामने आई है। वो प्रवृत्ति यह है कि लोग बहुत बड़े पैमाने पर सूचनाएं चाहते हैं और उन सूचनाओं को ज्ञान में बनने की प्रक्रिया तो बहुत ही बिरले ही घटित होती है। चाहे वो ब्राह्मण विद्वानों द्वारा घटित की जा रही हो या डॉक्टर अंबेडकर द्वारा कभी घटित की गई हो
या किसी ओबीसी स्कॉलर द्वारा घटित की गई हो प्रक्रिया, या किसी पश्चिम में बैठे हुए किसी विद्वान द्वारा घटित की गई हो, जो सूचनाओं को ज्ञान में बदलने की प्रक्रिया जो है वो कहीं कहीं ही बहुत मुश्किल से कहीं घटित होती है। और मीडिया का काम ज्ञान की सर्जना नहीं है, मीडिया का काम सूचनाओं की सर्जना करना है। इसी वजह से मैं ये कहता हूं कि मीडिया जो सूचनाएं जनता के सामने, अपने श्रोता, पाठक और दर्शक वर्ग के सामने परोसता है, हम अपने दिमाग में उन सूचनाओं को जो प्रोसेस करते हैं, उनको संसाधित करते हैं और उसका जो मतलब डिकोड करके निकालते हैं, वही हमारा अपना ज्ञान है। चाहे वो हमने किताब में पढ़ के सीखा हो या अपने दिमाग से जोड़ के बनाया हो। तो ज्ञान तो यहां पर घटित हो रहा है, सूचनाएं हमारे सामने पेश की जा रही हैं। हम अगर इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो कुछ कुछ इस मीडिया का जो गोरख धंधा है, इसकी कुछ कल हमारी पकड़ में आएगी। मेरा एक सवाल ये है कि इन सारे मसाइल के दौरान इन मसाइल का सॉल्यूशन आप क्या पेश करते हैं? मीडिया को जो इंफॉर्मेशन प्राप्त होते हैं उसका सोर्स क्या है? मीडिया को जो इंफॉर्मेशन दिए जाते हैं उसको मानने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं। मैं मोटे तौर पे इस बात से सहमत हूं कि मीडिया कभी पूरी तरीके से आजाद नहीं था, लेकिन ऐसे भी बड़े बड़े दौर आए हैं जब मीडिया सीमित तौर पर एक हद तक आजाद रहा है। मालिक और संपादक के बीच का ये जो संबंध है, जैसा आज है वैसा हमेशा से नहीं था। संपादक आखिरी तौर पर मालिक का गुलाम नहीं हुआ करता था। अगर आप हिंदी की दुनिया के तमाम पुराने ज़माने के 30 और 40, 20 और 30 और 40 के दशक के संपादकों के बारे में, संपादकों की ज़िंदगी कैसी गुजारते थे, जिनको संपादकाचार्य वगैरह कहा जाता था, उनके ऊपर अगर आप गौर करें तो आप पाएंगे कि वो सब लोग एक तरह से यायावर यानी घूमते फिरने वाले संपादक थे। 2-3 साल किसी अखबार का संपादन किया, फिर वहाँ से निकाल दिए गए, मालिक से झगड़ा हो गया, फिर किसी दूसरे अखबार में चले गए, दूसरे अखबार में चले गए, इस तरीके से करते थे। तो वो संपादक भी नौकरी छोड़ने के लिए तैयार रहता था। मालिक की भी कोशिश होती थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संपादक का जो बगावती स्वर है उसको थोड़ा बर्दाश्त करे और उसको थोड़ी सी छूट दे, एक लंबी छूट दे उसको, ताकि वो अखबार को ठीक से अपनी कलम के दम पर और अपनी अभिव्यक्ति शैली की दम पर जमा पाए, अपने विचारों के दम पर जमा पाए। धीरे धीरे करके मालिकों और संपादकों के बीच का ये रिश्ता जो है वो बदलता गया। तो निजी पूंजी वाले मीडिया के ऊपर जब हम गौर करते हैं तो अब पाते हैं कि वहाँ पे वो जैसे जैसे पूंजी प्रधान होता चला गया, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी प्रधान होता चला गया, पूंजी सघन और टेक्नोलॉजी सघन होता चला गया, वैसे वैसे संपादक की हैसियत घटती चली गई। मैं ये कहूँगा कि मीडिया में जब भी इस तरह के कुछ नकारात्मक रुझान आए हैं, जनता द्वारा दिए गए निर्णयों से ही उन नकारात्मक रुझानों में संशोधन करने की नौबत आई है। तो मैं फिर बार बार ये कहता हूं कि मीडिया का ये जो रवैया है, मीडिया भी अपनी तमाम खामियों के बावजूद आखिरकार तो उस दर्शक, उस श्रोता और उस पाठक पर निर्भर है जो उसका उपभोक्ता है। अगर ये दर्शक, श्रोता और पाठक बदल जाएगा या ऐसा मजबूत संदेश देगा कि भाई ये सब जो आप कर रहे हो ये आपने किया, हमने लिया, लेकिन हमने इसका पालन नहीं किया, हमारा मैसेज ये है आप बदलिए। और यही जो दर्शक, श्रोता और पाठक है, यही वक्त के हाकिमों को बदलता है और यही मीडिया के हाकिमों को भी बदलेगा। और अगर नहीं बदलेगा तो फिर सब ठीक है, जो होगा हम सब लोग मिलकर भोगेंगे उसको, लेकिन इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। दूसरी बात, जो भगवाकरण की बात कही गई है, मैं ये मानता हूं कि भगवाकरण, ये सब ये जो मुहावरा है भगवाकरण का, ये थोड़ा सा पुराना हो गया है। मैं इसकी जगह बहुसंख्यकवाद कहता हूं। अब ये सब भगवाकरण वो लोग भी नहीं इस्तेमाल करते हैं, हम लोग उनके जो आलोचक के रूप में अपने आप को पेश करते हैं मीडिया मंचों पर, हम इस मुहावरे का इस्तेमाल करते, इस रूपक का इस्तेमाल करते हैं। दरअसल ये रूपक पुराना हो गया है, उनकी राजनीति ज्यादा परिष्कृत हो चुकी है, ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गई है। वो बहुत दूसरे तरीके से, बहुत ही घुमा के नाक पकड़ रहे हैं। वो भगवाकरण का मतलब है कि आप एक धर्मतंत्रीय राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। भारत में धर्मतंत्रीय राज्य की स्थापना की जरूरत नहीं है। आज के जो हाकिम है वो कहते हैं कि संविधान हमारा धर्म ग्रंथ है, वो जो करेंगे
वो इस तरीके से करेंगे, वो कहेंगे ये संविधान में लिखा हुआ है, हम उसके हिसाब से कर रहे हैं। तो बहुसंख्यकवाद जो है वो संविधान के जरिए लाने की कोशिश की जा रही है। तीसरी बात पूछी गई है कि सूचना के स्रोत क्या है। इसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूं कि आज तक मीडिया, मैं इस सवाल का जवाब इसलिए नहीं दे सकता कि आज तक मीडिया में सूचना का स्रोत जो है उसकी परिभाषा नहीं की जा सकी है। मसलन आप बड़े स्तर पर तो छोड़ दीजिए बात, एक क्राइम रिपोर्टर थाना जाता है, पुलिस स्टेशन जाता है, हर अखबार में एक क्राइम बीट होती है। क्राइम रिपोर्टर शाम के समय कोतवाली जाता है, कोतवाली जाके पुलिस वालों से पूछता है कि आज क्या क्या क्राइम हुए बताइए। पुलिस वाले दिन भर होने वाले अपराधों का, चोरी, लूट, राहजनी, डकैती, जो भी कुछ हुआ है उसका एक ब्यौरा उसके सामने पेश करता है। किसी अखबार वाले के पास ऐसा कोई जरिया नहीं है जो इस बात की पुष्टि कर सके कि ये जो ब्यौरा पेश किया गया ये सही है। मैं बचपन से यही सब खबरें पढ़ता रहा हूं, आप भी यही खबर सब पढ़ते हैं। एक सीमा तक ये अखबारों की जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें जो सूचनाएं थमाई गई हैं, चाहे कोतवाल द्वारा थमाई गई हो या भारत सरकार द्वारा थमाई गई हो या बिहार सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा थमाई गई हो, इन सूचनाओं की कुछ वो जांच कर ले, कुछ थोड़ा बहुत पता लगा ले, तो जिम्मेदार मीडिया कर्मी जो होते हैं वो कुछ एक मामलों में इन चीज़ों का पता लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं, आमतौर पर ज़्यादा बड़े पैमाने पर ऐसा नहीं हो पाता। तो ये मीडिया की एक सीमा है और हम लोग भी इस सीमा के शिकार हैं। तो क्या ये जो बाजार बढ़ रहा है उस बाजार को अपनाने की जरूरत के तहत हो रहा है? प्रिंट मीडिया के लिए हालात, दूसरे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप देखिएगा अंधविश्वास से भरी हुई न जाने कितनी चीजें चली आ रही है हर तरफ से। इसको कैसे रोका जाए या इस पे कैसे बातचीत की? मुझे लगता यह है कि ये दरअसल साइंटिफिक मानस का विचार अपने आप में एक मुगलता ही है। साइंटिफिक टेम्पर होता नहीं है कहीं, उसका दावा किया जाता है और अपने आप दिल को खुश रखने के लिए ये चलता है मामला। ये अंग्रेज़ी के अखबारों में भी अगर आप ध्यान से देखें तो ये बात सही है कि सीधे सीधे उस तरीके से रिलीजियस बातें, उनके ऊपर पूरे पूरे पेज निकालना या वो सब नहीं होते हैं। लेकिन आजकल वो बात नहीं रह गई है। ये जो डायकोटमी थी कि हिंदी के अखबार जो है वो कुछ धार्मिक राजनीति की तरफ झुके हुए हैं और अंग्रेज़ी के अखबार सेकुलर राजनीति की तरफ झुके हुए हैं, ये 90 के दशक की शुरुआत तक ये डायकोटमी कायम थी और साफ तौर पर दिखाई पड़ती थी जब राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था। आज ये डायकोटमी खत्म हो गई है। दोनों अखबारों का, चाहे हिंदी के अखबार हों चाहे अंग्रेज़ी के अखबार हों, रवैया आज तकरीबन एक जैसा है। मुझे क्या लगता है कि समाज और मीडिया का जो रिश्ता है उसको हम लोग किस तरफ से देख रहे हैं ये इस पर निर्भर करता है। क्या हम ये मानते हैं कि मीडिया समाज को बदलेगा? दरअसल सभी जो लोग अपने आप को ओपिनियन मेकर कहते हैं, चाहे वो नेता हों, चाहे वो मार्क्सवादी हों, चाहे वो गांधीवादी हों या किसी दूसरे विचारधारा से आए हों, हैं, किसी धार्मिक बात को मानने वाले लोग हों, उन सब लोगों में एक ही ख्याल रहता है कि हम समाज को बदलेंगे। हमारे पास सामाजिक परिवर्तन का ये एक प्रोटोकॉल है और हम इसके जरिए समाज को एक नया रूप देंगे। जबकि यथार्थ में होता कुछ और है। होता यह है कि समाज इन लोगों को बदल रहा होता है। समाज जो सोशल फोर्सेस हैं, जो सामाजिक शक्तियां हैं, उनके अंदर परिवर्तन की गति तो बहुत ही धीमी होती है। समाज परिवर्तन बहुत ही धीमी गति से होता है। इतनी धीमी गति से होता है कि दिखाई नहीं पड़ता है कि समाज बदल रहा है। अगर और तभी वो इसीलिए स्थायी भी होता है। वो इतनी धीमी गति से समाज बदलता है। राजनीतिक परिवर्तन बहुत जल्दी जल्दी हो सकता है। हम लोग असल में पॉलिटिकल चेंज को ही सोशल चेंज मान लेते हैं। अभी प्रेजेंट रिजिम में भी इस फैक्ट वाला इसमें एक तरह का हिस्टेरिया प्रोपेगेंडा क्रिएट जो किया गया, उसके पीछे पंजाब और अभी यूपीए का इलेक्शन तो नहीं है, यही सवाल है। देखिए, मैंने तो घुमा फिरा के बात कही कि मार्च के पहले हफ्ते में जो है पता चलेगा कि ये सब जो हो रहा है इसके राजनीतिक
इसका राजनीतिक असर क्या है, इसका मतलब क्या निकलेगा, क्योंकि जनता क्या सोच रही है इन सब चीज़ों के बारे में, इसको पता लगाने का एक मोटा मोटा तरीका है चुनाव का नतीजा। हालांकि ये तरीका भी बहुत कोई ऐसा नहीं कि इसी से सब कुछ पता लग जाएगा, लेकिन एक मोटा मोटा तरीका लोकतंत्र में होता है। अभी जो मीडिया का जो प्राइम न्यूज जो देखने को मिल रहा है इधर के दिनों में लगातार, या पहले से भी, आज कोई नया ये 1 साल का बीमारी नहीं है मीडिया का। इस देश का जो मौजूद सवाल है वो गरीबी है। कितने लोग भूखे सो रहे हैं, कितने स्किल डेवलप लोग अपनी पीठ पे लैपटॉप टांग के बेरोजगार घूम रहे हैं, कितने लोगों को सोने के लिए छत नहीं है, उनको कपड़े पहनने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, कपड़े नहीं है, नंगे घूम रहे हैं, कितने बच्चे कुपोषित हैं। इन सारे मैटर पे आज तक हमने किसी मीडिया पे बहस नहीं प्राइम टाइम में देखा है, और नहीं किसी पत्रकार को इस पे कोई संपादकीय लेख में हमने इधर देखा है। जब भी कोई पत्रकार संपादकीय लेख लिख रहे हैं इस देश के अंदर, या कोई मीडिया न्यूज चला रही है, तो वो सर्जिकल स्ट्राइक है, वो जयललिता बीमार है, सपा में अंतरकलह हो रहा है, अरविंद केजरीवाल की फांसी नहीं छूट रही है, मोदी जी का सूट इतना करोड़ का है। इन तमाम तरह का हम मान के चले, क्योंकि जब पॉलिटिकल पार्टी में एनार्की होती है तो कुछ सोशल एक्टिविस्ट रोड पे उतरते हैं और जनता रोड पे आती है, तो ठीक समस्या का समाधान होता है। क्या वैसे पत्रकार की घोर कमी हो गई है? सारे पत्रकार इन पुंजीवादियों के पीछे दौड़ पड़े हैं। इस पर सर आपसे सवाल। देखिए, आप जिस बात को लेके उत्तेजित हैं वो तो जायज बात है, लेकिन समस्या ये है कि मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि पत्रकारों ने कभी कोई आंदोलन चलाया हो। आप बताइए ऐसा कोई जमाना जब पत्रकारों ने कोई आंदोलन चलाया हो। पत्रकार लोग आंदोलन नहीं चलाते हैं कभी भी। आंदोलन होता है तो पत्रकार लोग उसकी रिपोर्टिंग कर देते हैं। आप बहस आपको इस बात पर करनी चाहिए कि समाज में आंदोलन क्यों नहीं हो रहे हैं। आंदोलन चलाना मीडिया की जिम्मेदारी नहीं है। मैंने देखा है अपने पूरे जीवन में कि मीडिया जो है सरकार की पक्षधर होती है। जब से हम न्यूज सुनते हैं, आज सुनते आ रहे हैं, लेकिन इसका रूप बदल गया है। रूप यह हो गया है कि अब जो है मीडिया, इससे पहले वाली सरकार जो थी, छोटी सरकार थी, उसको सत्ता कम थी तो थोड़ा कम टेरराइज किया उसने, लेकिन अभी जो सत्ता है, भारी भरकम सत्ता है, ये मीडिया को टेरराइज कर रही है। और मीडिया ये कर रही है कि जो कमजोर वर्ग है उनको टेरराइज कर रही है। आप कैसे विचार करें? मीडिया जो कि डेमोक्रेसी का पिलर होना चाहिए था, वो मिलिटराइज स्टेट का ऑर्गन बनना चाहता है। क्या इसके लिए मीडिया का, आपने जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर बताया, मीडिया का जो सोशल स्ट्रक्चर है ना, इसमें SC, ST, OBC और अपर कास्ट और बढ़िया सब आते हैं, क्या वो सोशल स्ट्रक्चर जिम्मेदार नहीं है मीडिया की इस तरह की बेहया पॉलिसी मेकिंग और उसके लिए? जब ये मिलिटराइज स्टेट या मेजोरिटेरियन स्टेट बनाने की कोशिश जो हो रही है, जो हम लोग डिकोड कर रहे हैं या बैठ के ऐसी कोशिश हो रही है, कोई घोषणा थोड़ा कर रहा है कि हम ऐसा कर रहे हैं। ये एलानिया नहीं हो रही है कोशिश, ये तो हम लोग मतलब निकाल रहे हैं। जो घटनाक्रम है उसमें से हम लोग मतलब निकाल रहे हैं कि ऐसा करने की कोशिश हो रही है। ऐसा करने वालों की आत्म छवि क्या है, वो अपने बारे में खुद क्या सोचते हैं? क्या ऐसा करने वाले ये सोच रहे हैं कि वो लोकतंत्र का कबाड़ा कर देना चाहते हैं? नहीं। ऐसा करने वाले ये मान रहे हैं कि भारत के लोकतंत्र में कुछ खामियां हैं। दूसरी बात, हर लोकतंत्र के अंदर एक मेजोरिटेरियन इंपल्स होता है। डेमोक्रेसी इस विकृति के खिलाफ हमेशा संघर्ष करती है। हर लोकतंत्र में अंदर से ये इच्छा होती है कि वो मेजोरिटेरियन हो जाए, यानी मेजोरिटी प्रिंसिपल से वो मेजोरिटेरियन प्रिंसिपल की तरफ चला जाए। यूरोप के लोकतंत्रों में ये चीज हमें इसलिए नहीं दिखती कि वहां के समाज जो हैं वो बहुत ही एकसार किस्म के हैं, ज्यादातर गोरे हैं, ज्यादातर ईसाई हैं, वो सब एक से हैं, मतलब जो है। इसलिए वहां पे ये विवाद जो है, ये समस्या ज्यादा निकल के सामने नहीं आती। भारत के लोकतंत्र में ये समस्या इसलिए हमारे सामने निकल के आ रही है क्योंकि हमारा समाज यूरोपियन समाज जैसा नहीं है या चीनी समाज जैसा नहीं है। इसलिए हम ज्यादा स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि मेजोरिटी प्रिंसिपल कहां मारा जा रहा है और मेजोरिटेरियन प्रिंसिपल कहां उसके ऊपर हावी होता जा रहा है। तो हम लोगों को जब इस कोशिश की आलोचना, इस कोशिश का जो क्रिटिक डेवलप करना चाहिए, जो आलोचना विकसित करनी चाहिए, वो इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रख के विकसित करनी चाहिए कि ये डेमोक्रेसी की अंदरूनी समस्याएं भी हैं। डेमोक्रेसी में हमेशा इन विकृतियों के लिए एक गुंजाइश रहती है और इनके खिलाफ सचेत संघर्ष चलाना पड़ता है। यही वो संघर्ष है जो जवाहरलाल नेहरू ने चलाया था, यही वो संघर्ष है जो दूसरे कई लोगों ने, जयप्रकाश नारायण ने चलाया था।
और आज मौका आ गया है कि हम लोग भी इस संघर्ष को चलाएं। सिर्फ जानना ये चाह रहे थे कि अर्नब गोस्वामी जो है लोगों को डांटते हैं। हमने उमर खालिद के फादर से भी पूछा था कि उमर खालिद को इतना डांटा उस आदमी ने और वो बेचारा चुप रहा, ही वाज अबाउट डाउन टू टच। तो क्यों जाते हैं वो डांट सुनने? क्या उनको बहुत पैसे मिलते हैं? नहीं, पैसे तो कोई बहुत पैसे मिलते हैं, थोड़े बहुत मिलते हैं। हर आदमी अपनी बात कहना चाहता है और सोचता है कि वहाँ बहस के दौरान शायद हम अपनी बात कह दें। लेकिन यहीं पे मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि जब हम डेली पेपर में कोई लेख भेजते हैं या कोई मजमून डेली पेपर में भेजते हैं तो वहाँ बहुत सारे फिल्टर लगे होते हैं। वो नीचे से लेकर ऊपर तक एडिट होता है, बार बार संपादन होता है और छपता है तो वो फिर पूरी तरह संपादित होकर छपता है। टीवी चैनल जिसमें लाइव टेलीकास्ट हो रहा है वहाँ पे जो एंकर है वो फिल्टर का काम करता है। वो हम जो बात कह रहे हैं उसको एडिट नहीं किया जा सकता वहाँ पे, है? एंकर जो है फिल्टर का काम कर रहा है। तो वहाँ पे एंकर और एंकर के पीछे एक इनविजिबल, एक अदृश्य टीम बैठी हुई है, इसको हम लोग नहीं देखते हैं। देखिए एंकर, हम जब टीवी बैठते हैं तो हमारे यहाँ एक माइक लगा होता है यहाँ पे, लेकिन एंकर के पास दो होते हैं, एक तो यहाँ बोलने के लिए लगा होता है और एक यहाँ कान के पास यहाँ लगा होता है पीछे, जो आपको नहीं दिखाई पड़ता है यहाँ पे। तो वो उसको पीछे से टीम होती है और लगातार उसको निर्देश दे रही होती है। उसकी रिसर्च टीम वहाँ पीछे बैठी हुई है। वो कहती है आप इससे सवाल मत पूछो, ये फालतू बातें बोल रहा है, इसके पास जाओ। हम लोग नहीं सुन रहे हैं कि ये क्या हो रहा है पीछे। तो वो एंकर और वो पीछे की पूरी टीम जो है ना, वो पूरे जो प्रोटेगनिस्ट बैठे हुए हैं, जो कमेंटेटर्स बैठे हुए हैं हमारे आपके जैसे, उनको कठपुतली की तरह नचाने की कोशिश करती है। और ये जद्दोजहद चलती है उसके बीच में और इनके बीच में, एंकर के बीच में जद्दोजहद चलती है। अब सवाल यह है कि उस जद्दोजहद में कौन जीतता है? कभी कभी वो लोग जीत जाते हैं, ज्यादातर एंकर जीतता है। मेरा सवाल यह है कि अगर मीडिया दबाव में आना चाहती है और दब रही है तो ये ऐसा कर रही है, ऐसा दिखा रही है, तो हम भी तो वही देखना चाह रहे हैं जो दिखा रही है वो। अगर हम वो नहीं देखना चाहे वो कैसे दिखाएंगे? आज की कंटेम्प्रेरी मीडिया एक उभरती हुई मीडिया है, सोशल मीडिया है, उसका आपका क्या कहना है कि उसका रोल क्या है अभी लाइफ में, जिंदगी में, कंटेम्प्रेरी? मैं तो ये मान के चल रहा था कि मीडिया के सकारात्मक पहलुओं के बारे में सबको जानकारी है और मीडिया की जो महत्वपूर्ण भूमिका है, जो उसने राष्ट्रीय आंदोलन में निभाई या बहुत सारे मसलों पर निभाई मीडिया ने भूमिका, हम लोगों को जागरूक किया। मैंने कहा भी भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में उसने कितनी उम्दा भूमिका निभाई मीडिया ने। तो मैं मान के चल रहा था कि ये जानकारी सब लोगों को है और मुझे आमतौर पर उन चीज़ों की तरफ इशारा करना है जो मीडिया के कारण, मीडिया के अंदर पिछले दिनों विकृतियाँ आई हैं जिसकी वजह से हम लोगों को चिंता हो रही है। तो मीडिया की ये तो एक बहुत ही स्थापित सिद्धांत है कि जिस समाज में अखबार पढ़ने वालों की संख्या बढ़ जाती है, ये इस बात का सबूत है कि उस समाज में राजनीतिकरण की प्रक्रिया बढ़ रही है और उसमें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जागरूकता भी बढ़ रही है। देखिए, सोशल मीडिया तो एक ऐसा मैदान है जहां पे हर व्यक्ति आज़ाद होकर खेल रहा है। किसी व्यक्ति के ऊपर कोई बंदिश नहीं है, कोई संयम नहीं है, जो मन में आ रहा है वो लिख रहा है। अगर कोई नेक विचार है तो वो भी उसमें आ रहा है और उसमें कोई गंदा विचार है तो वो भी उसके साथ में आ रहा है। सोशल मीडिया में कोई फिल्टर मौजूद नहीं है किसी तरह का, किसी चीज को एडिट नहीं किया जा सकता, कोई प्रोटोकॉल नहीं है सोशल मीडिया का, कोई एथिक्स नहीं है उसकी स्थापित। उसमें भाग लेने के लिए किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति पत्रकार है वहां पर। जो अच्छी अंग्रेजी लिखने वाले भी मिलेंगे आपको उसमें, घटिया अंग्रेजी लिखने। अभी शोएब अख्तर ने, जो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर थे, एक ट्वीट किया उन्होंने। उस ट्वीट में इतनी ज्यादा गलतियां थी, लोगों ने कहा इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज पे सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। तो वो बहुत, अब हिंदी के जो ब्लॉग्स वगैरह होते हैं आप पढ़े तो मैं माथा पीट लेता हूं, इनको एक सेंटेंस वाक्य बनाना नहीं आता। ऐसी ऐसी गलत सलत अंग्रेजी लोग लिखते हैं उसके ऊपर। और ख्यालों की बात तो आप छोड़ ही दीजिए, वो कोई सीमा नहीं है आपको। लोग ऐसी ऐसी कॉन्स्पिरेसी थियरी वहां पे घड़ते हैं सोशल मीडिया में, लगता है कि यही ज्यादा काबिल है, भाई हमें तो कुछ आता नहीं है। तो इसलिए सोशल मीडिया को थोड़ा सा मैं अभी अपनी बहस से थोड़ा अलग रखता हूं, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि वहां पे जाने से हम लोग कुछ खास हासिल कर पाएंगे। आम धारणा है लोगों के बीच में, मीडिया को खरीदा जा सकता है या खरीदा जाता है।
इस पर आपका क्या तर्क है? देखिए, जहां तक मीडिया के बिकने की बात है, अगर मीडिया साफ तौर पर बिकता हुआ दिखाई दिए तो ये ज्यादा चिंता की बात नहीं है, क्योंकि ऐसे मीडिया को आसानी से पहचाना जा सकता है कि ये बिका हुआ मीडिया है। यहां तो समस्या कुछ और है। मीडिया खुद आर्थिक रूप से काफी बलशाली है, ये आंकड़ों के जरिए मैं आपके सामने पेश कर चुका हूं। उसका प्रभाव भी लगातार बढ़ रहा है। उसके बावजूद वो ऐसी कार्रवाइयां क्यों कर रहा है, जबकि वो ऐसे इतना ताकतवर हो चुका है कि वो चाहे तो बिल्कुल स्वतंत्र और स्वायत्त होकर अपनी गतिविधियां चला सकता है और वास्तव में लोकतंत्र का चौथा खंभा बन सकता है। लेकिन स्पष्ट रूप से न बिकने के बावजूद भी मीडिया के एक बड़े हिस्से का आचरण काफी संदिग्ध लगता है। मेरे ख्याल से हम लोगों की चर्चा और हम लोगों की जो चिंता है, उस चिंता का विषय यही है। यहां पर जहां तक एक समुदाय को किनारे डालने का सवाल है, मैं तो कह ही रहा हूं कि मीडिया के अंदर बहुसंख्यकवादी प्रवृत्तियां बहुत जबरदस्त रूप से मौजूद हैं। बहुसंख्यकवादी प्रवृत्तियों का सीधा एक परिणाम यही होता है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय होते हैं उनको किनारे डाल दिया जाता है, वो उत्तरोत्तर उन्हें हाशिए पर ढकेल दिया जाता है और फिर कोशिश की जाती है उस हाशिए को भी और सकरा कर दिया जाए, इतना सकरा कर दिया जाए कि बिल्कुल वो देखने में दिखाई ना पड़े बिल्कुल, और उनकी जो राजनीतिक और सामाजिक दावेदारियां हैं, उन दावेदारियों की उपेक्षा करना एक साधारण और सामान्य बात बन जाए। मैं कोई एक बहुत ही निराशापूर्ण माहौल चित्रित करने के लिए यहां पर नहीं आया हूं, लेकिन इसको निराशा कहने की बजाय चिंता कहना चाहिए। जो मीडिया इतना ताकतवर है वो ऐसा आचरण क्यों कर रहा है, ये चिंता का विषय है कि नहीं। निराशा का विषय तो तब होगा जब हम लोग हार मान लेंगे। हम लोगों ने अभी हार नहीं मानी है। मैं टीवी पे जाना बंद नहीं करूंगा, मैं अखबारों में लिखना बंद नहीं करूंगा, मैं इस तरह के जलसों में गुफ्तगू करना बंद नहीं करूंगा, और ना आप इस तरह के जलसों में आना बंद करेंगे। और एक कहीं गुफ्तगू होगी, कहीं बातचीत होगी, कहीं जामिया कलेक्टिव होगा, कहीं बिहार कलेक्टिव होगा। इसी तरीके से हम लोगों का कारवां आगे बढ़ेगा और जो समस्याएं आएंगी हम सब लोग मिलजुल कर उन समस्याओं से निपटेंगे। आप इतनी बड़ी तादाद में तशरीफ़ लाएं, ये पहला प्रोग्राम था बिहार कलेक्टिव की जानिब से और हॉल भर चुका, मुझे कुर्सियां मंगवानी पड़ी, कुछ लोग खड़े भी हैं, तो जो लोग खड़े हैं मैं उनको जो जहमत हुई उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन ये जहमत जो हुई वो आपकी मोहब्बत का सबूत है, और मोहब्बत से दी हुई कोई भी चीज़ लौटाई नहीं जा सकती है। तो आपसे बस दो एक बातें ये मैं कहना चाहता हूँ कि मैं किसी का नाम क्या लूँ, इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में जितने भी मेरे साथी, मेरे बड़े भाई और मेरे दोस्तों ने या छोटे भाइयों ने काम किया, उससे ज़्यादा शुक्रगुजार के हकदार आप लोग हैं कि आप आए, पर्व के दिन वक्त निकाल कर आए और ये हॉल बिल्कुल भरा हुआ है। तो इस कोशिश में कामयाबी तभी मिलेगी जब आपका जो सरोकार है, आपकी शमूलियत है, आपकी मोहब्बत है, वो बरकरार रहेगी। तो आप फेसबुक पेज पर आएँ, उसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने रिएक्शंस ज़रूर लिखें। आप किसी स्पीकर को अगर बुलाना चाहते हैं, किसी विषय पर बात करना चाहते हैं, तो उस पेज पर आप लिखें, अपनी राय दें, और जो बिल्कुल सबों की राय होगी हम लोग उसी को फॉलो करेंगे। तो हम लोग चाहते हैं कि आपकी मोहब्बत से और आपके मशवरे और आपकी मर्ज़ी से कोई स्पीकर और कोई जो है टॉपिक वो तय की जाए। बस इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।